नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास के अगले चैप्टर बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की शुरुआत में ही आप एक चित्र देख रहे हैं। ये चित्र 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह का है। इस बंदरगाह पे आप देख रहे हैं कुछ व्यापारिक जहाज व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त हैं और ये व्यापार का केंद्र रहे हैं। तो जब भी हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे तो विशेषकर कपड़ा एवं लोहा व इस्पात उद्योग का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। इस पाठ के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से इन उद्योगों का विकास हुआ और अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय कपड़े का और भारतीय उद्योगों की क्या दशा थी और अंग्रेजों के आने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर हम भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों पर भी चर्चा करना चाहते हैं तो भी हमें इन दोनों उद्योगों के बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। सन 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में उस वक्त औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ लिखा भी गया है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशकरण में गहरा संबंध था। आपने पहले के पाठों में भी पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा करते हुए तथा किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता रहा और 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती रही और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेचती रही और उनका एक ही मकसद था और वो मकसद था मुनाफा। तो अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय शिल्प और उद्योगों पर क्या फर्क पड़ा। उधर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, इधर भारत के कारीगर हाथों से आज भी काम कर रहे थे। तो जब ये इनमें आपस में टकराव हुआ होगा, प्रतिस्पर्धा हुई होगी, तो क्या फर्क पड़ा होगा तो वो हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखिएगा अगले ही पेज पर बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक में भारतीय कपड़े और विश्व व्यापार। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब 1750 के आसपास जब अंग्रेज बंगाल में एंटर हुए, भारत के बंगाल में एंटर हुए, तो भारत का जो कपड़ा था वो बाकी इलाकों के कपड़ों से काफ़ी आगे था। भारत की बारीक कारीगरी और गुणवत्ता दुनिया भर में मशहूर थी। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिमी व मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार हुआ करता था और 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थीं। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें पटोला बुनाई, 19वीं सदी की पटोला बुनवाई जो सूरत, अहमदाबाद, पटना में हुआ करती थी, उसका एक उदाहरण दिखाया गया है। अब कुछ शब्द हैं जो सीधे तौर पर भारतीय व्यापार से जुड़े हैं, जैसे इराक के मौसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास यूरोप के व्यापारियों ने भारतीय सूती कपड़ा देखा और उसे वो मसलिन कहने लगे। अब एक अरेबियन शब्द आ गया जिसका मतलब होता है मलमल। और इसी तरह से एक और शब्द देखिएगा, केरल के कालीकट में जो पुर्तगाली आते थे वहां पर वो मसालों का व्यापार करते थे और यहाँ से सूती कपड़ा ले जाते थे, तो कालीकट से कैलिको, तो वो उस कपड़े को कैलिको कहने लगे थे। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिससे हम जगह के नाम से ही उस जगह की विशेषता को जानने लगते हैं। और यहाँ पर एक बही खाते का जिक्र किया गया है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ऑर्डर दिए जाते थे और 98 किस्म की तो सूती और रेशमी कपड़े की टाइप्स का जिक्र हुआ है। अब आप इस पेज पे देखेंगे, ये जो बही खाते की बात कर रहे हैं, ये एक ऑर्डर लगा है, ये एक ऑर्डर लगा है और इसमें यहाँ पर टाइप्स की बात की गई है। जिस तरह से आजकल भी दुकानदार एक बिल काट के देते हैं, उसी तरह का एक बिल है। और
ये आप देखिए लगभग 1730 के आसपास का ये एक बही का पन्ना है। गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी, क्योंकि लंदन का ही प्रभाव था, ब्रिटेन का प्रभाव था, तो ऑर्डर भी वहीं से लगा था। और उसमें कितना समय, लगभग 2 वर्ष का समय लग जाया करता था इस ऑर्डर को पूरा होने के लिए, क्योंकि सारा काम लगभग हाथों से ही होता था और पारंपरिक संसाधनों से होता था। जो हमारे पुराने हथकरघे थे या पुरानी मशीनें थी जो हाथ द्वारा तैयार की गई थी, तो परंपरागत तरीकों से ही तैयार होता था। यहाँ पर एक नया शब्द निकल के आएगा, शिंट्स। अंग्रेजी का शिंट्स शब्द है, और यहाँ पे जो आप नाम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो कपड़ों के नाम पढ़े गए हैं, शिंट्स, कोसा, बंडाना, ये सारे सूती कपड़े थे जिनको अलग अलग नाम दिए गए थे और इनके नाम का कोई ना कोई अभिप्राय हुआ करता था। जैसे एक शिंट्स शब्द आता है जो भी कपड़े को दर्शाता है। हमारे यहाँ शिंट्स रंगीन फूल पत्तियाँ वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियां, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। और इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। तो आप यहाँ से भारतीय कपड़े का जो महत्व इंग्लैंड में था उसको आप जान सकते हैं। और एक अन्य उदाहरण देखें, इसमें जामदानी बुनाई। जामदानी एक तरह की बारीक मलमल होता है जिस पर करघे से सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसका रंग प्राय स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, जो अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश है, स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो अभी हम अगले पेज पे आएंगे, मसूलीपट्टनम। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो उदाहरण दिया गया है मसूलीपट्टनम, और ये आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े की छिपाई इसमें की जाती थी। और अभी हमने जो हम पिछले पेज में देख रहे थे, बंडाना। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। बंडाना जी भी जो कपड़ा हुआ करता था, बंडाना मतलब बांधना से बना बंडाना, तो कपड़े की यूटिलिटी के हिसाब से, उसकी उपयोगिता के हिसाब से ही उसका नाम पड़ गया। तो इसी तरह कुछ अन्य कपड़े भी जिनका जगह के नाम के आधार पर ही कपड़े का नाम, कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर। तो आप ये अंदाजा लगाएंगे कि भारतीय कपड़ा ब्रिटेन में या अन्य यूरोपीय देशों में कितना मशहूर हो चुका था। एक अन्य एग्जाम्पल यहाँ पे बंडाना डिज़ाइन है, ये 20वीं शताब्दी के आसपास का। और इसमें आप देख रहे हैं कपड़े के मध्य से गुजरती हुई लकीर को देखें। ये क्या है, ये ओढ़ने के 2 बांध कर रंगे गए हैं। रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। तो आप देख रहे हैं कि हर इलाके में कोई ना कोई खासियत हुआ करती थी। अब जब हमने ये देखा कि भारतीय कपड़ा ब्रिटेन में बहुत ही अधिक मशहूर था, तो यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़े के साथ क्या हुआ, और क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण भी हो चुका था, अभी आप देखेंगे कि 1720 के आसपास ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छिंट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित कर दिया था। वो क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड के कपड़ा निर्माता थे वो इस प्रतिस्पर्धा के आगे नहीं टिक पा रहे थे। भारतीय कपड़े का बड़ा ज़्यादा महत्व उस मार्केट में बढ़ गया था। लोग भारतीय कपड़े को पसंद करते थे, और ये वो समय था जब इंग्लैंड में नए नए कारखाने खुल रहे थे। तो भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश में पूरी तरह पाबंदी चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया
और उन्होंने भारतीय कपड़े को वहाँ पर बैन करवाने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित करवा दिया। और इसी दौरान सन 1764 में स्पिनिंग जेनी नामक एक मशीन का आविष्कार हो गया। इस आविष्कार से क्या हुआ, ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें एक साथ एक पहिया अनेक तकनीकों को घुमाता था, जिससे कपड़ा बड़ी जल्दी तैयार होता था, जबकि भारतीय तो पारंपरिक तरीके से करते थे। तो अब आप देखिए, अगर कपड़े को बनाने में अधिक समय लगता होगा तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो इंग्लैंड में कपड़ा बनता था वो जल्दी बन जाता था और सस्ता हुआ करता था, पर भारतीय कपड़ा क्योंकि उसमें बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी तो वो महंगा भी हुआ करता था। और इसी दौरान 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। उससे भी उद्योगों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। और ये व्यापार करने आते थे तो क्या करते थे, भारत में चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़ा खरीदते थे। परंतु जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, जब उनका कब्जा यहाँ पे होने लग गया, तो अब वो यहाँ के एक किस्म से अपना मालिकाना हक समझने लग गए थे। अब वो यहीं के किसानों और जिम्मेदारों से राजस्व इकट्ठा करते और उसी से कपड़ा खरीद के अपने देश ले जाया करते थे। तो आप देखिए, व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी अब किस तरह से धीरे धीरे भारतीय बाजारों पर अपना अधिकार जमाना शुरू करने वाली थी। ये एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में भारत में जगह जगह जिस जिस कपड़े का महत्व था, कौन कौन सा कपड़ा कहाँ कहाँ तैयार होता था, यहाँ पे आप देखिए ये सफ़ेद, चेक, धारीदार, शिंट्स और सिल्क, ये उसके चिन्ह दिए गए हैं। तो भारत, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भी साथ में था, तो ये लाहौर, पंजाब लाहौर, सरहिंद, दिल्ली, आगरा, राजस्थान, हर जगह पे, अब भारत के हर कोने की बात करें तो हर जगह पे एक विशेष किस्म के कपड़े का निर्माण हुआ करता था और दूर दूर से लोग यहाँ पे आके व्यापार किया करते थे। अब हम पढ़ेंगे बुनकर थे कौन। आखिर ये बुनकर कौन थे? तो बुनकर आमतौर पर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के लोग हुआ करते थे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को आगे बढ़ाया करते थे। यहाँ पर आप एक परंपरागत रूप से कपड़े की बुनाई का काम देख रहे हैं, जिसमें हाथ से ही लोग काम कर रहे हैं और इनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, बंगाल के तांती, उत्तर भारत में जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत में साले या कैकोलार या देवांग समुदाय कहा जाता था। और इसमें पूरा परिवार इसमें सहयोग करता था। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था और ये मुख्यतः औरतें क्या करती थी। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे की कात पर, तकली पर लपेट दिया जाता था और जब कताई पूरी हो जाती थी तो इसके बाद बुनकरों का काम शुरू होता था। और ये जो बुनकर हुआ करते थे ये ज़्यादातर पुरुष ही हुआ करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज धागे को भी रंग दिया करते थे और जब छापेदार कपड़ा बनता था तो उसके लिए एक विशेष किस्म के कारीगर थे जिनको हम चिप्पीगर कहते थे। चिप्पीगर जैसे माहिर कारीगरों की आवश्यकता होती थी जो ठप्पे से छुपाई का काम करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि भारतीय जो कपड़ा उद्योग था वो ज़्यादातर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। कुछ लोग घरों में ही काम करते थे और ये इसमें लाखों लोग इसमें लगे हुए थे